नमस्कार बच्चों। देखिए, बात करेंगे अब रेजियो सेलेक्टिव की, स्टीरियो सेलेक्टिव की, स्टीरियो स्पेसिफिक की। तो पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सेलेक्टिव टर्म इज related to product. Selective term is related to product, while specific term is related to reactant. मतलब जब हम बात सेलेक्टिव की करेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव की, रेजियो सेलेक्टिव की, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ ऐसी बात है जैसे इसका नाम सेलेक्टिव पड़ा है, और स्पेसिफिक जैसे स्टीरियो स्पेसिफिक की बात करें तो ये रिएक्टेंट में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से इसका नाम स्टीरियो स्पेसिफिक पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजियो सेलेक्टिव की। रेजियो सेलेक्टिव क्या होता है? रेजियो सेलेक्टिव तो इसमें लिखेगा when two or more structural isomers या ऐसे लिखे when two or more structural isomeric products, when two or more structural isomeric products are formed in unequal amount, then reaction is regioselective. अब जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH2 CH CH3 Br, और आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस एक डाल दिया, एल्कोहलिक QH डाल दिया, जैसा कि अभी हमने आपको बोला था कि RO माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये एक E2 रिएक्शन हो गया। जब ये E2 रिएक्शन हो गया तो ये Br यहाँ से H यहाँ से, या Br यहाँ से H यहाँ से हटा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि E2 रिएक्शन जो होता है ऐसे, तो यहाँ से भी H हटा सकता है, यहाँ से भी H हटा सकता है, बस एंटी पेरी प्लेनर मैनर में होना चाहिए। अभी तो CH3 लिखा है, CH2 लिखा है, कुछ मैनर दिखाया नहीं है, तो ये मान के चलते हैं कि एंटी पेरी प्लेनर होगा। अब ये क्या है, 80% है और ये 20%। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको कंपाउंड देख के नहीं पता चलेगा। तो अब ये जो 80% है, 20% है, इसमें आप देखिए दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है। भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे, वहाँ पे डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं और दोनों अनइक्वल अमाउंट में बने हैं, एक ज़्यादा बना है, एक कम बना है। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बने और अनइक्वल अमाउंट में बने, एक मेजर हो फिर माइनर हो, तो उस रिएक्शन को रेजियो सेलेक्टिव बोला जाता है। अब बात ये स्टीरियो सेलेक्टिव की। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन अब इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा मतलब दो ही स्टीरियो आइसोमर बनते हैं इसमें, या तो सिस ट्रांस बनेगा, या तो EZ बनेगा, या तो RS बनेगा, भाई यही ना हो सकता है। तो ऐसे केस में या तो एक ज़्यादा, या तो एक ज़्यादा और दूसरा कम बनेगा, अनइक्वल अमाउंट में होगा, तो स्टीरियो सेलेक्टिव की डेफिनेशन होगी कि अनइक्वल अमाउंट में स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। या ये कह सकते हैं कि एक बनेगा दूसरा बनेगा ही नहीं, तो भी वो स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो दोनों बातें लिखेंगे और करके लिखेंगे। पहला लिखेगा, देखिए व्हेन
when two stereoisomers are formed in unequal amount, then reaction is known as stereospecific. और करके एक और डेफिनेशन लिखेगा, when only one stereoisomeric form formed in a reaction, then that reaction is known as stereoselective. एक बने और दूसरा ना बने तो वो क्या हो गया, स्टीरियोसेलेक्टिव हो गया। तो अब ये तो बात हुई प्रोडक्ट की कि भाई एक बनेगा और दूसरा नहीं बनेगा। अब एक टर्म आता है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टर्म रिलेटेड होता है रिएक्टेंट से, तो इसमें लिखिएगा when one stereoisomeric reactant react but other does not, then reaction is stereospecific. एक स्टीरियो आइसोमेरिक जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करे और दूसरा रिएक्ट ही ना करे तो उसको बोला जाएगा स्टीरियो स्पेसिफिक। अब वो क्या है, जैसे मैंने अभी स्टीरियो सेलेक्टिव का एग्जांपल नहीं दिया, मैं दे दूंगा। अभी यहाँ पर आपको वो रिएक्शन ही नहीं पढ़ाई गई है जिससे कि स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जांपल दिया जा सके, लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव का एग्जांपल दिया जा सकता है। आइए देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसे आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक। यहाँ भी अल्कोहलिक के OH डाला, यहाँ भी अल्कोहलिक के OH डाला। अब जैसे देखिए यहाँ पे Br है वेज पे, Br यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, क्योंकि यहाँ तो H है ही नहीं, तो Br यहाँ से हटेगा तो H यहाँ से हटेगा, और यहाँ Br हटेगा तो H यहाँ से हटेगा क्योंकि H यहाँ है नहीं। तो Br और H एंटी पेरी प्लेनर मैनर में होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए।
जबकि Br और H यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ दोनों जो है ये H और H क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये ट्रांस है। यहाँ पर H और H सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या है, सिस है। तो अब यहाँ पर Br और यहाँ पर H एंटी पेरी प्लेनर मैनर में है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड और ये CH3। तो कहने का मतलब है कि सिस वाले ने प्रोडक्ट दिया लेकिन ट्रांस वाले ने प्रोडक्ट नहीं दिया, क्योंकि ट्रांस वाले में एंटी पेरी प्लेनर मैनर नहीं था। तो दो स्टीरियो आइसोमर में से एक ने दिया और दूसरे ने नहीं दिया, तो इस तरह के रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोला जाता है। इस तरह के रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव का भी बता ही दे ना आपको। एक एग्जाम्पल तो दे ही दे, बाद में आपको कोई और एग्जाम्पल मिले तो मिले, लेकिन अभी तो एक बता दें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक Br है, H है, H है, H। ठीक है, अब यहाँ तो सिस ट्रांस की कोई बात करेंगे नहीं, क्योंकि H जो है वो सिस पर भी है और H जो है वो ट्रांस पर भी, तो यहाँ सिस ट्रांस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं, यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं, तो Br यहाँ से, H यहाँ से हटता है। मतलब इसको बनाते बनाते ही मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ गया, तो मैंने बता दिया आपको कि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ से Br हट गया, यहाँ से H हट गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये डबल बॉन्ड बना, तो आप देखिए कि ये और ये इस तरफ है और ये H और H इस तरफ है, तो ये क्या बन गया, सिस बन गया। क्योंकि ऐसे तो साइक्लोहेक्सेन का ट्रांस तो होता ही नहीं है, लेकिन केवल क्या बना, सिस बना ना, तो ये एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना, दूसरा नहीं बन सकता इसमें। तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव। तो प्रोडक्ट एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा, दूसरा स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा, तो उसको बोला गया स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस देता हूँ E2 की, एल्काइल हैलाइड वाली, जिसका आप प्रोडक्ट आप बनाएंगे। पहले तो मैं बनाऊँ या मैं डायरेक्ट दूँ आपको, क्वेश्चन दूँ या एक दो एग्जाम्पल दे दूँ? पहले एग्जाम्पल ऑफ E2 ऑफ RX, एग्जाम्पल ऑफ E2 ऑफ RX, पहला क्वेश्चन। E1 हो चाहे E2 हो, मैंने आपको बोला था कि थोड़ी हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ में मैंने एल्कोहलिक KOH नहीं लिखा, मैंने ETO माइनस लिख दिया। ETO माइनस कहाँ से आया होगा, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक NaOH से ही आया होगा, तो वो हमने ऐसे लिख दिया। सॉरी, ये Br भी है यहाँ पर,
तो अब यहाँ से Br और यहाँ से H हटा, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे दिखा दिया। अब से यहाँ से Br हटा, यहाँ से H हटा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब जैसे E1 होता तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता। लेकिन E2 में क्या नहीं होता, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। तो आप ये पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो इन E2 देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से Br हटा और बगल से क्या होगा, H हटेगा। तो आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट भी बना इसमें, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो जब रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो फिर तो कहानी वही हुई ना। एल्कोहलिक की वजह डाली, यहाँ से Cl हटा तो यहाँ से H हटेगा। मतलब जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक सेटजेफ प्रोडक्ट बनाइए, जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक तो सेटजेफ प्रोडक्ट बनाइए। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर सिस ट्रांस दोनों बन सकता है, क्योंकि वो तो हमने कंपाउंड को ऐसे बनाया तो आपको ट्रांस लग रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेट चेन बना दे तो भाई दो चांस हो जाएगा ना उसके अंदर। जैसे हम अगर इसको ऐसे बना दें, जैसे ये बनाने से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे बना दूँ इसको, आप बोलो हाँ हाँ सर अब सही है, अब सही है, सिस ट्रांस दोनों बनेगा। ठीक है, अब ऐसे पांचवा रिएक्शन है आपका, और आपने बोला कि सर हमारे पास ये CH3 है और ये Br है, आपने एल्कोहलिक की वजह डाल दिया। तो एल्कोहलिक की वजह डालने से क्या होगा, E2 रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा तो Br यहाँ से, H यहाँ से हट सकता है, या Br यहाँ से, H यहाँ से हट सकता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम Br यहाँ से और H यहाँ से हटाए तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब आप दो प्रोडक्ट बना के देख लीजिए, या चलो दोनों प्रोडक्ट यहाँ बना देते हैं। तो जब दोनों प्रोडक्ट आप बना देंगे, जैसे एक प्रोडक्ट तो ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। तो जब यहाँ बनाएंगे तो ये देखो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ बनाएंगे तो 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, मेजर, ये क्या हो गया, माइनर। मतलब अगर आप दो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वैसे तो बोला जा रहा है कि मेजर प्रोडक्ट ही बनाइए, खाली माइनर की बात छोड़िए, लेकिन अगर आप बना रहे मेजर भी बना रहे माइनर भी बना रहे तो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए छठा है,
अब यहाँ पे ये बी आर हटेगा, अब या तो एच यहाँ से हटे या तो एच यहाँ से हटे, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से एच हटेगा तो ये बी आर और बी आर सेम प्लेन में, दोनों वेज लाइन पे, हमको तो एंटी पेरी प्लेनर मैनर में चाहिए, मतलब डैश लाइन पे, तो डैश लाइन पे तो CH3 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से बी आर और यहाँ से एच नहीं हटेगा। अब बी आर यहाँ से और एच यहाँ से हटेगा। अब ये बी आर वेज पर है, ये डैश पर है, ये वाला एच हटेगा। तो मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा अल्कोहलिक के वेज डालने पर या ETO हीट करने पर वो क्या होगा, नीचे CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, समझ गए। जबकि अगर यहाँ बनता तो ज़्यादा स्टेबल का एल्कीन बनता, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनता, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि वो एंटी पेरी प्लेनर मैनर है, एंटी पेरी प्लेनर मैनर में जा नहीं रहा है, तो फिर प्रोडक्ट बनेगा नहीं, समझ गए। तो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, देखिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल E2 प्रोडक्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल E2 प्रोडक्ट। अब इसमें मेजर माइनर सब डालना होगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल E2 प्रोडक्ट व्हेन C5H11Br, total number of possible E2 product when C5H11Br treated with alcoholic KOH, treated with alcoholic KOH। अब आपके पास टोटल E2 प्रोडक्ट बनाना है और आपको कोई कंपाउंड नहीं दिया है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप अलग अलग क्या करेंगे, पहले तो रिएक्टेंट बनाएंगे। तो आप करिए, मैं भी करता हूँ, आप रोक लीजिए अपना वीडियो। तो हमारा जो C5H11Br है, वो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी तो हम 8 आइसोमर इसके बना रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को आइसोमेरिज्म में बताया था। कहीं कहीं मैं भूल के Cl लगा सकता हूँ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आप उसको सुधार दीजिएगा। सात कंपाउंड तो ये हो गया, 8वां कंपाउंड इसका है यार, ये 8वां कंपाउंड है।
ठीक है। अब इन आठों कंपाउंड के प्रोडक्ट बनाने हैं, तो एल्कोहलिक KOH डाल दिया आपने, Br यहाँ से, H यहाँ से, क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट तो होना नहीं। अब देखिए Br यहाँ से, H यहाँ से भी जा सकता है, Br यहाँ से, H यहाँ से भी जा सकता है, मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने का चांस है। तो दो प्रोडक्ट बनने का चांस है, थोड़ी जगह होनी चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ ये सिस प्लस ट्रांस, मतलब यहाँ अगर देखा जाए सेकंड वाले में तो 3 प्रोडक्ट बना है, 2 तो यही हो गया सिस ट्रांस और एक ये हो गया। ठीक, यहाँ सिस ट्रांस नहीं है, यहाँ सिस ट्रांस नहीं है। इसमें आते हैं H, ये चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, एक ही बात है। तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है, लेकिन सिस ट्रांस जरूर हो जाएगा। तो हो जाएगा सिस एंड ट्रांस। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, Br यहाँ से हट रहा है तो H यहाँ से हटेगा, ये तो फिक्स है। कोई सिस ट्रांस नहीं, क्योंकि CH2 है, 2 हाइड्रोजन सेम है। Br यहाँ से हट रहा है तो H यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ये दोनों तो सेम है, तो चाहे यहाँ से हटा दो और यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये तो ये सेम हो जाए, तो 2 प्रोडक्ट बनने का चांस है यहाँ पर। मैं देखिए यहाँ सिस ट्रांस नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सेम है। और यहाँ भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम है। Br यहाँ से, H यहाँ से, Br यहाँ से, H यहाँ से, तो देखिए इसमें भी सिस ट्रांस हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है। इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों CH3 सेम है। यहाँ से Br, यहाँ से Br और यहाँ से H, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर देखा जाए एल्कोहलिक KOH, नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन? क्योंकि Br तो हट जाएगा, लेकिन H कहाँ से हटेगा? Br तो हट जाएगा, पर H कहाँ से हटेगा? ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ जैसे E2 मेंशन किया गया है, लेकिन अगर E2 मेंशन नहीं किया गया होता तो Br हटाते, इस CH3 को इधर ले जाते और यहाँ डबल बॉन्ड बना देते, तब E1 से कर देते हैं, इसे प्रोडक्ट बनाते हैं एल्कोहलिक KOH डाल के ही, जबकि एल्कोहलिक KOH E2 का रिएजेंट है। लेकिन जब H निकलने का चांस नहीं होता है तब प्रोडक्ट E1 वाला बना देते हैं, लेकिन E1 वाला तभी बनाते हैं जब E1 मतलब कुछ मेंशन ना हो। अगर E2 मेंशन है तब तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तो नो रिएक्शन हो जाएगा। तो अब अगर आप टोटल प्रोडक्ट जोड़े तो कितना है, 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, 12।
अब अगर आपको ये पता करना हो कि 12 प्रोडक्ट हैं जो उसमें, जैसे मैंने 12 बताए लेकिन ये 12 आंसर है नहीं, कि अब 12 प्रोडक्ट हैं उसमें सेम कौन कौन से हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, सेम कौन कौन से, जैसे ये सेम है, ये सेम है, तो इसको तो एक ही मानेंगे। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ठीक है, तो क्या क्या सेम है पहले उसको उठा के एक जगह रखते हैं। जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब गोले गिने जाए कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन 4 में 2 है, 4 5 6, टोटल प्रोडक्ट कितना है, 6 प्रोडक्ट। तो आपको 12 तो गिन लेंगे लेकिन गिनना पड़ कितना है आपको, 6 प्रोडक्ट। तो आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखिएगा 6। एक मिनट, क्या गड़बड़ तो नहीं है? क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका हमने प्रोडक्ट 2 नहीं बनाया है? इसका बनाया, हाँ बनाया, इसका इधर और इधर बनाया, इसका एक ही बनाना था, एक ही बनाया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही। चलिए, तो अब कुछ बातें इसमें मैं पूछता हूँ आपसे, ट्रू और फॉल्स का जवाब दीजिएगा। पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, लिखिए राइट क्वेश्चन के लिख लीजिए, राइट मेंशन द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। टोटल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H11Br। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। देखिए 7 तो यहीं दिख रहा है और 8वां वो है, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, तो इसमें पकड़ेंगे टिक, यस। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है। ओनली 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इनर्ट टुवर्ड्स E2। ओनली 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इनर्ट टुवर्ड्स E2। केवल एक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसा है जो E2 मैकेनिज्म से रिएक्ट नहीं करेगा। तो 8वां ही है केवल, बाकी तो कोई है नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अच्छा, अगला स्टेट, ओनली 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोड्यूस 3 एल्कीन। ओनली 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोड्यूस 3 एल्कीन। तो देखो केवल यही स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो 3 एल्कीन देता है, सिस ट्रांस और ये। बाकी कोई है क्या जो 3 एल्कीन दे रहा है? नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चलो चौथा स्टेटमेंट लिखिएगा, ओनली 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं, ओनली 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोड्यूस, ओनली 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोड्यूस 1 एल्कीन
केवल एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो एक एल्कीन देता है। तो क्या ये बात सही है? क्या पहले ने दिया है एक एल्कीन? क्या चौथे ने भी दिया है एक एल्कीन? क्या सातवें ने भी दिया है एक एल्कीन? सही बात है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको लिखिएगा फॉल्स। ठीक है। इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिख लीजिएगा और चाहे तो ब्रैकेट में नंबर डाल दीजिएगा 147, जो कि एक एक प्रोडक्ट दे रहे थे। तो ऐसा कभी कभी आपसे पूछता है क्वेश्चन, मतलब इतना डिटेल जाके एक स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने एल्कीन भी बनाया उसका, उसके बाद कौन कितने कितने प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बताया। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसका कौन सा आइसोमर है जो 3 प्रोडक्ट देगा, तो आपको वो आइसोमर का स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको चुनना होगा। कौन सा आइसोमर है जो प्रोडक्ट नहीं देगा, तो वो आइसोमर का स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको चुनना होगा। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना इसके लिए बहुत आसान है, समझ गए। अब इसमें लिखिएगा सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एक एग्जाम्पल आपको दिया था और दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे CH3 है, CH3 है, C2H5 है, Cl है, H और आपने अल्कोहलिक QH डाल दिया, इसमें हीट भी कर दिया और बता भी दिया कि E2 कराओ, बता भी दिया कि E2 कराओ। ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि जब मैं आपको बता दूं तो आपको वो याद कर लेना पड़ेगा। जैसे इस कंपाउंड का नाम एरिथ्रो है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एरिथ्रो है, और ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे मैं प्रोडक्ट बता दूंगा तो याद कर लेना है, लेकिन कैसे प्रोडक्ट बनाऊं सबसे पहले ये चेक किया जाए। तो ध्यान से देखें आप, इसको मैं ले जाता हूं ऊपर, ऊपर का मतलब इससे मैं बनाना चाह रहा हूं न्यूमैन, मैंने न्यूमैन बना दिया। अब हमारा ये जब ऊपर गया तो ये बन गया CH3, इधर आ गया कौन, C2H5 और इधर आ गया H। अंदर कौन है, अंदर है Cl, इधर अंदर कौन है, इधर अंदर है H और इधर अंदर कौन है, इधर अंदर है CH3। अब हमको क्या करना है, इस Cl को, अंदर वाले Cl को और बाहर वाले H को एक दूसरे के अपोजिट लेकर आना है, एक दूसरे के अपोजिट, सेम प्लेन पे तो हैं ही, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे ये Cl इधर है तो H को इधर लेकर आ जाओ। तो H को इधर लाने के लिए हमको ऊपर वाले को कितना घुमाना पड़ेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री रोटेशन करा के हम इसको स्टैगर्ड में लेकर आएंगे। जब हम स्टैगर्ड में इसको लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा C2H5, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा Cl और ये कौन है, ये तो H है। ठीक है। अब इस अंदर वाले कार्बन का Cl और बाहर वाले कार्बन का H, ये नहीं कि अंदर वाले कार्बन का Cl और अंदर ही कार्बन का H ना निकाल देना, दोनों अगल बगल कार्बन से निकलते हैं, ये बना लिया जाता है। इसको बनाने के बाद आपको मान लो कि C2H5O- इथाइल, ये
है इसका अटैक आपको इस पे कराना है, H पे, और ये टूटेगा। जब ये टूटेगा तो ये कार्बन, ये अंदर वाले कार्बन से Cl टूटेगा और बाहर वाले कार्बन से H टूटेगा, और अंदर और बाहर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब अब जो चीज़ दिखेगी आपको वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। CH3 CH3 C2H5H देख रहा है भाई, इधर से H हटा दिया, उधर से Cl हटा दिया। अब देखिए ध्यान से कि दोनों CH3 सेम साइड हैं, दोनों CH3 सेम साइड हैं, तो ये जो प्रोडक्ट मिला ये क्या मिला, सिस मिला। क्या नहीं मिला, ट्रांस नहीं मिला। दोनों CH3 सेम साइड मिल गया आपको। ठीक है, तो एरिथ्रो का E2 कराने पर सिस मिलता है। एरिथ्रो का E2 कराने पर क्या मिलेगा आपको, सिस मिलेगा, ये ध्यान रखें। और थ्रियो का E2 कराने पर ट्रांस मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलता है वो भी बता दें। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मिटाएं, इसको मिटाएं। ये समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये इधर और ये इधर कर दे, तो ये थ्रियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थ्रियो। और मैं पहले से इसको ट्रांस बना देता हूं, मैं पहले से इसको ट्रांस बना देता हूं, फिर हम अपनी कही हुई बात को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऊपर ले गया, ऐसे ऐसे, इसको जब मैं ऊपर ले गया तो ये कुछ ऐसे बन गया, ये H, ये C2H5, देख लीजिए। ठीक है, 60 डिग्री रोटेशन कराया। अब 60 डिग्री रोटेशन से काम नहीं चलेगा। अब Cl के सामने ये H लाना है तो आपको 180 डिग्री रोटेशन कराना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेशन। अब इसको मिटाना पड़ेगा हम लोगों को, और इसको भी 180 डिग्री रोटेशन करा दिया। मतलब जो चीज़ जहाँ है जस्ट अपने सामने चली गई। ये चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगा तो 180 डिग्री रोटेशन होगा। तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया। जैसे ये C2H5 यहाँ चला आया, ये H यहाँ चला आया, और ये CH3 यहाँ चला आया। अंदर वालों का आपने कुछ नहीं किया, अंदर वाले वैसे के वैसे ही हैं। अंदर वाला ये CH3, ये Cl, और ये कौन था, H था। ठीक है, अब आपने लिया यहाँ पर इथॉक्साइड आयन, और इसका अटैक आपने इस पे करा दिया, ये टूटा। ठीक है, अब देखिए ये जो बना वो कैसे बना। ये CH3, ये CH3, ये C2H5 और ये H। तो देखिए एक CH3 और एक C2H5 सेम साइड है, और एक H और CH3 सेम साइड है। दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो यही तो हुआ है, देखिए यही ना हुआ है। तो ये क्या है, ट्रांस है, ये ट्रांस।
तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के रिएक्शन में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरह के रिएक्शन में कोई एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, या तो सिस बन रहा है या तो ट्रांस बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, एरिथ्रो E2 सिस 3O E2 ट्रांस। समझ पाए? एरिथ्रो 3O। क्या कोई और एग्जाम्पल देना जरूरी है या समझ में आ गया आप लोगों को? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है? आ गया कि नहीं है? अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। भाई हॉफमैन प्रोडक्ट का भी तो नाम सुना आप लोगों ने। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा? जैसे सेटजेप प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, वो तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन हॉफमैन कब मेजर प्रोडक्ट होता है? तो आप लिखेंगे केसेस व्हेन हॉफमैन्स प्रोडक्ट इज मेजर। केसेस व्हेन हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। तो सबसे पहला केस है, नंबर 1 डालिएगा, व्हेन बल्कि मतलब बड़ा, बल्कि बेसिस आर यूज्ड। बल्कि बेसिस आर यूज्ड। बल्कि बेस क्या होते हैं? एग्जाम्पल, जैसे पहला पॉइंट था, एग्जाम्पल देते, जैसे आपने ये ले लिया, इसको बोलते TBuO माइनस, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। या आपने ले लिया C2H5N C2H5 भाई ये भी बल्कि बेस है। या आपने ले लिया CH3CH CH3NH CH3। बल्कि बेस का मतलब बड़ा क्राउडिंग हो। तो जब इस तरह के बेस का यूज होता है तो उस सिमेट्री ना देखता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो, हॉफमैन प्रोडक्ट बना खाली हो जाते हैं, हटाओ यार। ठीक, अब जैसे इसका एग्जाम्पल बताना हो हमको, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH2 CHBr CH3 है ना भाई, और आपने इस रिएक्शन को कराया, एक में लिया आपने ETO माइनस हीट और एक में आपने लिया TBuO माइनस हीट। तो अब देखिए TBuO माइनस हीट यह हॉफमैन प्रोडक्ट देगा, ये सेटजेप प्रोडक्ट देगा, तो बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मतलब इसका मेजर ये होगा, मैंने मेजर ही बनाया, और इसका मेजर जो होगा वो ये होगा, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ये हॉफमैन की बात है, और मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट ये सेटजेप भैया ने बोला था। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपको समझ में, बल्कि बेस आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि बल्कि बेस दिख जाए तो समझ लीजिए कि क्या है,
हाफमैन प्रोडक्ट बनने वाला है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वेन लिविंग ग्रुप इज पुअर, पुअर मतलब गरीब, वेन लिविंग ग्रुप इज पुअर, तो एग्जाम्पल लाइक एफ एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अगर एफ होता है तो वो यहाँ पे एफ लगा दे, तो ये दोनों ही केस में यही प्रोडक्ट देगा, चाहे बल्ब की बेस रहे चाहे ना रहे। ये दूसरे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है when living group is SR2 plus और NR3 प्लस, अगर SR2 प्लस या NR3 प्लस लिविंग ग्रुप है तो ये हाफमैन प्रोडक्ट होगा। मैं पुअर, इसको, ये पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, लेकिन ये ओनियम आयन वाला लिविंग ग्रुप है, मतलब पॉजिटिव आयन वाला लिविंग ग्रुप है, तो इसको बोला जाता है कि ये हाफमैन प्रोडक्ट देते हैं। जैसे समझाता हूँ मैं, देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 CH2N CH3 CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपके पास तरीका है कि आप इससे अगर इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, H यहाँ निकलेगा, एल्कीन यहाँ बन जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और अगर इसको तोड़ देते हैं तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा बिना किसी अल्फा हाइड्रोजन के, ये अकेला तो एल्कीन बनाएगा नहीं, ये तो बनाएगा नहीं, मतलब अपने पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक तोड़ना है। तो हाफमैन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ये तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए अल्कोहलिक की वजह डाल दिया आपने, तो ये बनाता है CH3 CH2 CH2N CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बनता है। मतलब ये वाला एल्कीन बनता है और ये एल्कीन कैसा है, हाफमैन प्रोडक्ट है। तो SR2 प्लस या ऐसा कुछ होता है तो आप मान के चलिए कि हाफमैन प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, ठीक है। तो अब लिखेंगे आप डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। क्या लिखेंगे आप, डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। ऐसे आपको 3 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे प्रोसेस लिखना है, यहाँ लिखना है E1 और यहाँ लिखना है E2। प्रोसेस या नेचर, एक्टिविटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में यहाँ भी टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी है और यहाँ भी टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी ही है।
वो तो मैंने आप लोग को बोला था। दूसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट। तो यहां लिखेंगे कार्बोकैटायन और यहां लिखेंगे नो, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तीसरा, रिएजेंट। यहां पर कैसा, वीक बेस और यहां पे कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, इस रिएक्शन को कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी होगी, यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा। टेम्परेचर यहाँ लो, यहाँ हायर, मतलब बहुत हाई नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हायर। कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, E1 का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है SN1 एंड SN2 दोनों ही है। E1 का कॉम्पिटिटिव दोनों है, लेकिन E2 का कॉम्पिटिटिव केवल एक है, SN2। ईज ऑफ रिएक्शन, कैसे पता चलेगा कि E1 होगा या E2 होगा। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो E1 होगा, स्टेबल एल्कीन बन रहा है तो E2 होगा। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करता है और ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखता है, एल्कीन स्टेबल तो अपने आप बना देगा रीअरेंजमेंट वगैरह करा के, लेकिन ये स्टेबल एल्कीन बनाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है ना रीअरेंजमेंट का। तो ये चाहता है कि पहली ही बार बनाए स्टेबल बनाए, तो इसलिए ये स्टेबल एल्कीन बनाना चाहता है। ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो बात करेंगे E1CB की, यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं, नमस्कार।